Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Old NCERT, Class 8, Chapter 6 British Policies and Administration in India after 1858. In the earlier lecture, we have discussed the revolt of 1857. So, in this chapter, we try to cover the important topics such as Act of 1858 and the Queen's Proclamation, abolition of sati and widow remarriages, Allahabad Darbar, again very important topic, Lord Canning and its reforms or important work, changes after 1857, what changes introduced by the British after the 1857 revolt, opening of Suez Canal in the year 1869, role of Secretary of State, Indian Council Act 1861, and Act of 1892. Both these acts are quite important. So, in this NCERT, these acts are discussed in a bit brief. Local government, financial administrations, what changes brought under the financial administrations under the British rule, reorganization of the army, that topic is quite important. Civil services, various reforms in civil services, Ilbert Bill and its controversy along with the Lord Ripon, British policy towards the Indian princes, and how paramountcy that is established by the British helped the Indian rulers. Last, British policy of divide and rule and the policy toward the Afghanistan and Burma. So as you can see, this class 8 NCERT encompasses various important topic. बहुत ज़्यादा important topics इसमें already covered कर लिए गए हैं. So हम one by one करके उसको decode करते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब उसको सप्रेस किया गया था, तो उसने एक तरीके से न्यू फेज ब्रिटिश रूल इन इंडिया की हिस्ट्री में स्टार्ट किया था. अब क्या हुआ था, चेंजेस क्या क्या आए थे, जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था इट नाउ एंडेड, और जो कंट्री थी अब वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब स्टार्ट करना इंट्रोड्यूस कर दिया था सेवरल चेंजेस. व्हाई दी सेवरल चेंजेस? इट इज बिकॉज यहाँ पे जो पीपल्स थे उनके अंदर रिसेंटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और 1857 में रिवॉल्ट जो था वो कंप्लीटली ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो कंपनी है उसको आउट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, ड्यू टू विच जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपल हुई कि कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन. एक्ट ऑफ 1858 और क्वीन प्रोक्लेमेशन होता है द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 के बाद में. क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोक्लेमेशंस में जो प्रोविजंस है देख लेते हैं. जो कंपनीज का दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था अब वो फाइनली एंड हो जाता है, और सारा का सारा जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला जाता है. ओके, एंड सिंपली इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन. अब ईच एंड एवरीथिंग गवर्न होगा बाय द ब्रिटिश क्राउन. नेक्स्ट, एट दिस टाइम जो क्वीन विक्टोरिया थी और वॉज द क्वीन फर्स्ट ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसको क्या बनाया गया, रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो कि इंडिया में वर्क करेगी. सारी एक्टिविटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की हाउएवर कैरीड आउट बाय द नेम ऑफ द मोनार्क. तो नेम जो मोनार्क का है वही यूज होगा और उन्हीं के अकॉर्डिंगली सारी एक्टिविटीज भी होगी. एक रिप्रेजेंटेटिव उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि मिनिस्टर होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको एक रिस्पॉन्सिबल बनाया गया इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज वो एक तरीके से ब्रिज का काम करेगा बिटवीन द इंडिया एंड द लंदन. सो एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी अब रिस्पॉन्सिबल थी पार्लियामेंट के, और यही बनी सुप्रीम बॉडी फॉर द इंडिया, और साथ ही साथ वॉज द ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इस टाइम पे जो अर्लियर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब उनको वाइसरॉय की जो टाइटल था वो देने लिया गया और उनको वाइसरॉय के नाम से जाना गया. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था उसको बेसिकली गवर्नर जनरल ने, एक दरबार हुआ था. ओके, सो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने दरबार को किया था जहां पे इलाहाबाद में वो हुआ था ऑन द 1 नवंबर 1858, और वहां पे उन्होंने सारे प्रोक्लेमेशंस को रीड आउट किया था. इन्होंने ये इसमें जो प्रोक्लेमेशंस थे उसमें इंपॉर्टेंट जो इंडिया के जो राइट्स थे कि जो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रिस्पेक्ट करेगी राइट ऑफ द इंडियन प्रिंसेस के, बिकॉज प्रिंसेस 1857 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उन एरियाज में जहाँ पे जो प्रिंसेस थे जो लॉयल थे ब्रिटिश के, वहाँ पे जो रिवॉल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया था. साथ ही साथ नो मोर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया. अब जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की जो पॉलिसी अर्लियर अडॉप्ट की थी कंपनी के अंडर में, अब उसको अबेंडन कर दिया गया. अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट नहीं होगा, जितनी भी टेरिटरीज हैं एज सच वो रहेंगी और गवर्न होंगी. नेक्स्ट, अब ड्यू रिगार्ड कंसिडर किया गया उन एंशियन राइट्स के लिए, वेरियस यूसेजेस के लिए, कस्टम्स जो कि ऑलरेडी चले आ रहे थे, तो सिंपली एक तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया जो कि प्रिजर्व करेगा सोशल ईवल्स को, ताकि प्रिजर्व हो पाए ब्रिटिश रूल. वेरियस रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए गए लाइक एबॉलिशंस ऑफ सती एंड मेकिंग विडो रिमैरिजेस, उसको लीगल कर दिया गया,
and had been adopted before the 1857. साथ ही साथ जो फॉरेन रूलर्स थे इस टाइम पे बेसिकली अगर हम मोर और लेस देखें तो वेरी लिटिल अटेंशन पे करते थे, इंटरेस्ट शो करते थे सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए और अपोज करते थे इट इवन व्हेन द इंडियन लीडर्स वर डिमांड फॉर इट। रीजन क्या था कि अगर सोशल फैब्रिक्स में या फिर सोसाइटी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं जो पीपल हैं, उनका जो रिसेंटमेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो इंक्रीज हो जाएगा एंड दे स्टार्ट डिमांडिंग दी अबॉलिशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो इस वजह से वो ज़्यादा सोसाइटी में इंटरफेरेंस नहीं करते थे। साथ ही साथ अब एक पॉलिसी ऑफ जस्टिस को भी फॉलो किया जाएगा, साथ ही साथ बेनेवोलेंस एंड द रिलीजियस टॉलरेशंस जो कि अर्लियर उन्होंने नहीं अडॉप्ट करते थे, तो अब ये सारी चीज़ें भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। साथ ही साथ अब जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एबिलिटी, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, कास्ट के हों या फिर क्रीड के हों। अर्लियर ऐसा नहीं था। ये जो प्रोक्लेमेशन था इसने ऑल्सो प्रॉमिस किया प्रिंसेस को कि अब वो सेफ हैं, उनकी जो टेरिटरीज थी उनको एनेक्स नहीं की जाएंगी। साथ ही साथ ये भी प्रॉमिस किया गया कि जो मिडिल क्लास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके एडवांसमेंट के लिए भी वर्क किया जाएगा। साथ ही साथ प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द न्यू सोशल ग्रुप्स वाज नॉट मीन टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये जो प्रोमिसेस थे ये लेटर इन स्पिरिट में जो ये अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू सोशल ग्रुप्स जो एमर्ज हो रहे थे सच एज मिडिल क्लास और वेरियस एजुकेटेड क्लास, ठीक है, तो उनके लिए मोर और लेस अगर हम बात करें तो रियल उसमें ग्राउंड रियलिटी दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, दो इट वाज अ मिस्टेक टू मेक दिस प्रॉमिस बिकॉज वो लोग फुलफिल नहीं कर पाए थे। नाउ लेट्स एनालाइज व्हाट चेंजेस इट इंट्रोड्यूस आफ्टर द 1858 आफ्टर द क्वीन प्रोक्लेमेशंस। 1858 के बाद जो इंडिया का जो इंटरेस्ट था बेसिकली वाज फर्दर सबऑर्डिनेटेड टू दोज ऑफ द ब्रिटेन। और जो अगर हम देखें उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो तो काफ़ी ज़्यादा पीक पे चल रहा था, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थी और वहीं डोमिनेट कर रही थी ईच एंड एवरी डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल लाइफ थी ब्रिटेन की वो भी इंपॉर्टेंट उनको डोमिनेट कर रहे थे। साथ ही साथ जो ब्रिटिश एम्पायर था बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था इन दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में कुछ टाइम के लिए आफ्टर 1857 के बाद उसमें ब्रेक देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया था अफ्रीका में, ताकि वहाँ पे जो वेरियस स्लेव्स हैं जो कि प्लांटेशन इंडस्ट्रीज में वर्क कर पाएँ, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंड हो रहा था। इट वॉज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द अदर इंपीरियलिस्ट पावर एज वेल। जो ब्रिटेन थी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जो अदर इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज थी जो कि वो और कॉलोनीज बना रही थी उनके साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में थी, ड्यू टू विच जो इंडिया था वॉज मेड टू सर्व द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, रॉ मटेरियल्स, और चीप रॉ मटेरियल्स जब होगा तभी आप एक तरीके से चीप फैक्ट्री मेड्स गुड्स बना पाएंगे, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो इंडिया जो है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी था जो उनका इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व कर रहा था। इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करते थे अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, और साथ ही साथ जो अदर पार्ट्स में उनके वर्ल्ड में एम्पायर थे, ओके, और बिकॉज अब वो इंपीरियलिस्ट पावर के साथ वॉर में थे तो उनको फंड भी चाहिए, तो ये जो रिसोर्सेज थे ये एक तरीके से फंड भी करते थे, और उनकी जो वॉर होती थी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज के बिटवीन में उनके लिए भी ब्रिटेन को काफ़ी हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटेन। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं देख लेते हैं। अब एक न्यू इंस्ट्रूमेंट आया था दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको क्रिएट किया गया था। अब इसके अंडर में कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया था। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल किसको था, इंडिया को नहीं बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये क्वेश्चनेबल से ब्रिटिश पार्लियामेंट को था। तो अब जब रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी चीज़ें कहेंगे उनसे इंप्लीमेंट करने के लिए तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। एक एडवाइजरी बॉडी भी बनाई गई, इंडियन काउंसिल को क्रिएट किया गया ताकि वो असिस्ट कर पाए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी हमने देखा कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो इसकी जो एडवाइस थी दैट इज एडवाइस गिवन बाय द इंडियन काउंसिल वो सीरियसली नहीं लेते थे बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बिकॉज वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और वो एक सुप्रीम बॉडी अपने आप को कंसिडर करते थे। बिफोर 1857 अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल जो था एक तरीके से वर्चुअली इंडिपेंडेंट था, बिकॉज क्या वो हो रहा है इंडिया में और क्या वो रिपोर्ट जा रही है दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, ओके। तो एक तरीके से वर्चुअली इंडिपेंडेंट, वेरी गुड वर्ड आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो कंसर्निंग पॉलिसीज ड्यू टू द कम्युनिकेशन गैप था। व्हाट वाज द रीजन व्हाई बेसिकली वर्चुअली इंडिपेंडेंट था, तो आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज इंडिया और जो हेड ऑफिस था वहाँ पे ब्रिटेन में, तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था। साथ ही साथ विद द ब्रिटेन गवर्नमेंट, सो इन 1870
उसके बाद एक टेलीग्राफ लाइन जो थी, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता गया, उसको लेट किया गया बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन। अब क्या होगा, अब ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसमें वो रिड्यूस हो जाएगा और काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो जो भी गवर्नर जनरल इंडिया में कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रीमलाइन किया गया कि अब अपनी मर्जी गवर्नर जनरल्स नहीं चला सकते। नाउ डे टू डे कंसल्टेशन का काफ़ी ईजी हो गया बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये अब पॉसिबल हो गया। साथ ही साथ स्ट्रीम वेसल्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे, जिसने क्या किया, जो ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी टाइम पहले ज़्यादा लगता था उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया बिटवीन दी ब्रिटेन एंड इंडिया। तो अगेन जो ट्रांसपोर्टेशन था अब वो काफ़ी साउंड हो गया था, तो लोग जल्दी से जाते और आ सकते थे। तो यानी अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता या फिर कोई और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी या जो कोई रिपोर्ट सेंड करने में हेल्प करेंगी, तो वो ईजिली आ जा सकती थी। साथ ही साथ सुएज कैनाल की भी ओपनिंग हुई थी इन द ईयर 1869। अब ये जो सुएज कैनाल है क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को विद द रेड सी। पहले क्या था, केप ऑफ गुड होप और अफ्रीका के नीचे से आना पड़ता था, तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एक्स्ट्रा सी ट्रेवल करना पड़ता था, जिसके टाइम था और जो कॉस्ट थी वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती थी कार्गो की। नाउ अब विद द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल उसने ग्रेटली रिड्यूस कर दिया द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिटेन एंड इंडिया। अब अगेन यहाँ से भी ट्रैवल जो है काफ़ी स्मूथली और जल्दी हो सकता है। सो सादा का सादा अगर हम इसको एक पैराग्राफ में कंक्लूड करने की कोशिश करें तो ये जो एडवांसेस थे इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसने काफ़ी रिड्यूस किया द फ्रीडम एंजॉयड बाय द अर्लियर गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम कहें कि वाई The earlier governor generals are virtually independent, तो हम ये सारी चीजें बताएंगे due to the lack of communications and the transportation facilities. But once the communication gap was filled with the laying down the telegraph line or the advancement in the transportation system such as the steams and the opening of the Suez Canal, all those lead to the or simply reduce the freedom enjoyed by the earlier governor generals of India. Now जो secretary of state था, इट कुड कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो इंडिया में हो रहे हैं, और साथ ही साथ अब वो एक्सरसाइज करेंगे डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। बिकॉज अर्लियर ब्रिटिश जो गवर्नर्स थे और जो ईस्ट इंडिया के गवर्नर्स थे वो अपनी काफ़ी ज़्यादा मनमर्जी चलाते थे, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, वेरियस अदर डिसीजंस लेते थे, बिकॉज उनको पता था कि जो हेड ऑफिस है जहाँ पे जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी टाइम तक पहुँचेगी, देर में पहुँचेगी, ड्यू टू विच वो डिसीजन ले लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस का जो एलिमेंट था वो इंट्रोड्यूस हो गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वॉज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन पीपल, बिकॉज वो डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिस्पॉन्सिबल थे। अब गवर्नर जनरल जो भी थे, इट इज़ बिकॉज ऑल दिस डेवलपमेंट हमने देख लिया, और वो सिर्फ एक एजेंट की तरह काम करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। तो ये अगर हम कह सकते हैं इन सारी चीज़ को एनालाइज करके, उन सारी चीज़ को अगर हम उसको इक्वेट करके कह सकते हैं कि नाउ यहाँ पे कंप्लीट सबॉर्डिनेशन था ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसको, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द होम गवर्नमेंट। लेकिन अब जो मैं चीज़ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी कि जो सबॉर्डिनेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट और दी होम गवर्नमेंट, अब होम गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में थी, बिकॉज होम गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज होती थी इंडिया के लिए, इट वॉज लार्जली डिटरमाइन दोस्त जो कि डोमिनेट कर रहे थे ब्रिटेन्स की इकोनॉमिक लाइफ, और उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा था और उनका जो मेन कंसर्न था दैट इज़ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, और यही अभी भी जो पॉलिसीज बन रही हैं वो अल्टीमेटली ईच एंड एवरीथिंग गाइडेड बाई दिस पॉलिसी, दैट इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पावर ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज जो थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास थी। काउंसिल जो था उसको कंसिस्टेड गवर्नर जनरल एक हो गया और साथ ही साथ उसके 4 ऑर्डिनरी मेंबर्स हो गए। कमांडर इन चीफ हो गया ऑफ द आर्मी, जिसको हम एक तरीके से फुल इनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे। तो उसमें गवर्नर जनरल एक बॉडी, ठीक है, 4 ऑर्डिनरी मेंबर्स हो गए उनके, कमांडर इन चीफ हो गया और ये उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई। लॉज बनाने के लिए क्या हुआ, अब ये इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये, अब लॉज बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल था। इसमें क्या क्या इसकी कंपोजिशंस थी, इसमें मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, प्लस साथ ही साथ 6 मोर मेंबर्स थे। अब इसको कौन नॉमिनेट करेगा, ये गवर्नर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो याद रखिएगा गवर्नर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि अगेन गवर्नर के इशारों पे काम करेंगे, और जो पावर्स थी इट वाज एक्सट्रीमली लिमिटेड। तो ईच एंड एवरीथिंग अभी भी अगर हम बात करें तो इन एंड अराउंड गवर्नर के ही, इन एंड अराउंड उसकी ही जो बात होती थी वही मानी जाती थी, बिकॉज वो नॉमिनेट कर रहा था मेंबर्स।
और मोरल लॉस अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव काउंसिल से और इसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसकी पावर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी वो काफ़ी कम थी इन कंपैरिजन टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फर्दर इनलार्ज किया गया था, नाउ अब 5 मेंबर्स हैं इसमें। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इनलार्ज किया गया था फ्रॉम 6 to 12, तो अगेन यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, अब इट वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इंक्रीज किया गया था और क्रिएट किया गया था इन दीज प्रोविंसेस में, जो कि लेटर फर्दर एक्सटेंड किया गया अदर प्रोविंसेस अपार्ट फ्रॉम दीज 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया गया गवर्नमेंट का, जो कि काफी टाइम तक एग्जिस्टेंट रहा था, मींस टाइम टू टाइम उसमें कुछ चेंजेस होते जा रहे थे, लेकिन मोर और लेस जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था वो फॉलोड हो रहा था। यहाँ पे देखें, जो हम इंडियंस जो थे, मोस्टली प्रिंसेस जो थे, लैंडलॉर्ड्स थे, रिच मर्चेंट्स जो थे, अब उनको भी नॉमिनेटेड किया जा रहा था टू दी काउंसिल से एज द रिवॉर्ड ऑफ देयर लॉयल्टी। लेकिन ये किसके लिए ट्रू है? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ट्रू है, बिकॉज वहीं पे मेंबर्स को एनलार्ज किया गया था ताकि इंडियंस की एक तरीके जो एस्पिरेशन है उसको सेटिस्फाई किया जाए और उनको ये ना लगे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमको गवर्न करने के लिए हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम पावर देखें, ये जो काउंसिल्स की थी, ये क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट थी? नहीं, ये जो पावर्स थी इनकी काउंसिल्स की इवन मोर लिमिटेड देन दैट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम बात करें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, बिकॉज कि भले ही आप सिंपल मेंबर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन पावर मोर और लेस अगर हम देखें तो क्वाइट लिमिटेड है। बाय दिस टाइम एक चीज़ और होती है, दैट इज जो नेशनल मूवमेंट था वो बिगिन हो जाता है, अब वो स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। और जो इंडियन लीडर्स हैं उनकी जो डिमांड है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री दी जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में कन्वर्ट किया जाए, और इनके जो मेंबर्स हैं दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, ताकि मोर रिप्रेजेंटेशन और मोर उनका से हो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये और भी डिमांड कर रहे थे कि जो पावर है, रियल पावर जो है, उनको फर्दर इंक्रीज किया जाना चाहिए। जस्ट फॉर नेम से इसको बनाना और इनकी जो पावर्स है क्वाइट लिमिटेड होना, उसको वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट केम इनटू पिक्चर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहाँ पे फिर से एडिशनल मेंबर्स को इंक्रीज किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में और साथ ही साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अर्लियर हमने देखा था बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में और अदर प्रोविंसेस में भी स्टैब्लिश हो रही थी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यहाँ पे इनके मेंबर्स को भी फर्दर इंक्रीज किया जा रहा था और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ ये जो एक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ सब मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगेन नॉट डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो कि डिमांड थी नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट होने से, जो स्ट्रगल स्टार्ट होना था, वहां पे उसको इंक्रीज किया गया टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो मेंबर्स थे वर नाउ गिवन देयर राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस द बजट। उसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा पावर्स नहीं दी गई। लेकिन हाँ, इट्स अ वेलकम मूव कि नाउ अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अपोजिशन में, या फिर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है, और साथ ही साथ आप बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इतना एक्सपेंडिचर कहाँ पे कर रही है, किन किन चीज़ों पे। तो अब आप डिस्कस और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिमांड थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही साथ जो ऑफिशियल मेंबर्स थे दे कंटिन्यू टू बी इन दी मेजॉरिटी, और मोर और लेस वही गाइड करते थे। कोई भी बिल था या फिर कोई भी टाइप का बजट था, कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता था, बिकॉज उनकी मेजॉरिटी थी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इट रिमेन्ड ऑटोक्रेटिक इन इट्स करेक्टर, बिकॉज इट वॉज गाइडेड बाई दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उसमें जो लोग थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो गाइड कर रहे थे, दे आर कंप्लीटली गाइडेड बाय द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ओनली। सो ईच एंड एवरीथिंग जितना भी इंडिया में डेवलपमेंट्स हो रहे थे, वो सब इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टू सर्व द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटेन, वहीं पे उसके अराउंड हो रहे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, ऑल्दो इंक्लूडेड अ फ्यू मेंबर्स, बट दीज आर ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द अपर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अगेन अगर अभी हम कहें ट्रू रिप्रेजेंटेशन, कि सर जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडिया के पीपल्स का, वो स्टार्ट नहीं हुआ था। इट वॉज ओनली लिमिटेड टू बी इंक्लूडेड द अपर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और सिंपली वो सेक्शंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉयल्टी सर्व कर रहा था। नेक्स्ट, लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट इज़ बिकॉज जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ था और जो ओल्ड सिस्टम था लोकल गवर्नमेंट का, सच एज जो विलेज पंचायत थी, अब वो ब्रेक डाउन हो गया था, वो एग्जैक्टली नहीं चल पा रहा था। इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश।
साथ ही साथ ये जितनी भी चीज़ें कॉन्क्वेस्ट हो रही थी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो सीवियर हो रही थी, दैट इज द सैनिटेशन, वेरियस रोड्स, स्ट्रीट्स, लाइटिंग एंड वाटर सप्लाई, उन पे बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा था। तो इसके लिए ये सोचा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ में, उनको थोड़ा सा ठीक किया जाए। सो आफ्टर 1857 म्यूनिसिपल कमिटीज दे आर बिगिन टू सेट अप इन द टाउन्स, और वो रिवाइव करेंगी लोकल टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंडिचर जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है, फॉर द सैनिटेशन, फॉर द मेंटेनिंग द सैनिटेशन पर्पस, रोड्स, स्ट्रीट, सारी चीज़ों के लिए। आफ्टर 1882 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भी सेटअप किया गया इन दी रूरल एरिया। सो अगेन दीज टू डेट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। 1857 में आ जाता है म्यूनिसिपल कमिटीज, अब ये टाउन्स में स्टैब्लिश होने लगी थी, एंड ओनली इन द ईयर 1882 जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे उनको सेटअप किया गया था इन दी रूरल एरियाज। अगेन लोकल गवर्नमेंट जो था वो मैनेज करेंगे लोकल अफेयर्स, बट यहाँ पे जो पीपल्स होते वो लोकेलिटी के होने चाहिए थे, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स को ईजिली अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। दैट इज़ वाई इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सिंपली जस्ट फॉर नेम से कुछ करना, ताकि लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, जो नीड्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ये कहा जाए कि हम वर्क कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में वर्क नहीं हो रहा था। आफ्टर 1882 ओनली इलेक्टेड मेंबर्स जो था उनको इंक्लूड किया जाता था। अर्लियर ऐसा नहीं था, बट ओनली द पीपल जहाँ पे प्रॉपर्टी होती थी कुड वोट। सो इस तरीके से जो इंडियन लीडर्स थे अब वो डिमांड करने लगे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ रियल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पे वो लोग हों लोकेलिटी से बिलोंग करते हुए, बिकॉज उनकी एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए उनको ज़्यादा पता होगा इन कंपेरिजन टू दी अदर इलेक्टेड पीपल्स and down to the village level. Now let's talk about the financial administration. So after 1857 अगर हम देखें जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी काफ़ी ज़्यादा रीऑर्गेनाइज किया गया था। अर्लियर कोई भी बजट का सिस्टम नहीं था, सिंपली एनुअल एस्टिमेट्स होता था रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरियस आइटम्स एंड इट्स एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। तो अर्लियर देयर वर नो सिस्टम ऑफ द बजट। साथ ही साथ देयर वॉज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यूज, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेवेन्यूज जो कि बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एमर्ज होती जा रही थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं था किस तरीके से एलोकेट करेंगे, सेंट्रल को कितना शेयर सेंट्रल का रहेगा और कितना प्रोविंशियल का रहेगा। इन 1860 में सिस्टम ऑफ बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू भी आया, इनकम फॉर द पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे, सेल ऑफ ओपियम एंड सॉल्ट, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इस पे, कस्टम ड्यूटीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया। तो ये सारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए गए। जो इनकम थी फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैम्प ड्यूटीज हो गया, वेरियस केसेस पे एक्साइज हो गया, ये डिवाइड होगा बिटवीन दी सेंटर एंड प्रोविंसेस। मींस इसमें कुछ शेयर का प्रोविजन होगा कि सेंटर को कितना जाएगा और प्रोविंसेस को जाएगा, तो ये शेयर किया जाएगा। कस्टम ड्यूटीज जो था क्या है, ए टैक्स इम्पोज ऑन द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अब इसमें काफ़ी हेल्प किया इन द ग्रोथ ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज, लेकिन इसको भी एबॉलिश कर दिया गया था 1882। क्यों एबॉलिश किया गया था? बिकॉज इसके थ्रू जो ब्रिटिश इंपोर्टेड गुड्स जो आ रहा था उस पर टैक्स लगाया जा रहा था, और ताकि ड्यू टू विच जो ब्रिटिश का फाइनल गुड्स जो था उसका प्राइस इंक्रीज हो जा रहा था, इसीलिए उसको एबॉलिश कर दिया गया ताकि जो फाइनल गुड्स का जो प्राइस है वो लो रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज करें। इन 1894 में गवर्नमेंट ने री इम्पोज किया दीज ड्यूटीज, बिकॉज जो उस टाइम पे जो नेशनल स्ट्रगल थे और जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट कर रहे थे कि ये जो आप पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, और इस तरीके से गवर्नमेंट को कंपेल करके 1894 में उन्होंने फिर से री इम्पोज कर दिया दिस ड्यूटीज टू मीट द लॉस ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू का भी इस पर लॉस हो रहा था जब आप इंपोर्ट ड्यूटीज को इम्पोज नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी आपने एबॉलिश कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू इम्पोज एन इक्विवेलेंट एक्साइज ड्यूटी ऑन द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, सो दैट जो सेल है ब्रिटिश गुड्स की इंडिया वो सफर ना हो पाए। तो अगेन ओनली प्रॉफिट मोटिव इज देयर। कोई भी हर एक चीज ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनके इंटरेस्ट को हर्ट कर रही थी वो उसको काउंटर चीज लेके आते थे टू कंपनसेट फॉर देयर प्रॉफिट लॉस। इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1860, बट इसको लेटर एबॉलिश कर दिया गया था। और लेकिन फिर बाद में अगेन जब वो एक बार इंट्रोड्यूस हो गया था रिफॉर्म्स, जो कि काफ़ी अच्छा था, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग थे, ताकि जो गवर्नर्स हो गए और उनके जो ऑफिशियल्स हो गए जो काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे थे उन पे इनकम टैक्स को इम्पोज करने के लिए लाया गया था फिर से लेकर। जब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो ऑफिशियल्स थे उसके बाद हटा दिया गया, लेकिन फिर इंडियंस ने कंपेल किया गवर्नमेंट को तो फिर उसको री इम्पोज किया गया था। अब जो पीपल ऑफ इंडिया हैं they had to pay all these taxes to the government जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, but which was run to protect and promote the interest
ऑफ द ब्रिटेन। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हम उस गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया को। किसको रिस्पॉन्सिबल है? टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, ना कि इंडिया के सर्व को, और हम उसको टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो ये बॉस भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट में आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ताकि इस तरीके के जो रिवॉल्ट हैं फ्यूचर में ना हो पाए। अर्लियर क्या अरेंजमेंट था? अर्लियर अगर हम देखें जो प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, उनमें रिक्रूट किया जाता था, मेंटेन किया जाता था सेपरेट आर्मीज, और ईच प्रेसिडेंसीज में एक इंडियन सोल्जर्स हो गए, यूनिट्स ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स हो गए दैट वाज रिक्रूटेड बाय द कंपनी, और रेजिमेंट्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। तो ये मेनली 3 सोल्जर्स होते थे। आफ्टर 1858 क्या किया गया? यूनिट्स ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स एंड दोज ऑफ द ब्रिटिश को कंबाइन कर दिया गया। 1859 में सेपरेट आर्मीज ऑफ प्रेसिडेंसीज अगेन उसको यूनिफाइड कर दिया गया, और एंटायर आर्मी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी इंडियंस कमांडर इन चीफ के अंडर ले आए, सो दैट कि अलग अलग जो कंपनीज हैं, कि पहले जो रिसेंटमेंट स्टार्ट हुआ था 1857 में, पूरी की पूरी एक कंपनी जो एक तरीके से जो सोल्जर्स हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं, उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो मिक्स रहेंगे तो पता चल पाएगा अगर कुछ भी ऐसा होता है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। साथ ही साथ इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड कि अब एक्सक्लूड किया जाएगा इंडियन सोल्जर्स को फ्रॉम द आर्टिलरी और द आर्सनल से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कैप्चर कर लिया तो उनके पास काफ़ी फोर्स आ जाएगी, पावर आ जाएगी, ताकि वो फाइट कर पाएंगे। तो इसलिए आर्टिलरी और आर्सनल्स जहाँ पे भी थे वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया इंडियन सोल्जर्स को। वहाँ पे सिर्फ यूरोपियंस और ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स ही थे। नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को भी इंक्रीज किया गया। अर्लियर अगर हम देखें 2 इंडियन इज टू 1 यूरोपियंस थे, लेटर 5 इंडियंस इज टू 2 यूरोपियंस कर दिए गए। और ये जो सिस्टम था मोर और लेस कंटिन्यूड रहा था टिल दी 1914, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। साथ ही साथ ऑल ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स जो भी हाई पोस्ट पे थे, डेफिनेटली वो यूरोपियंस थे। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द यूरोपनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज इन द इंडिया, इधर ये आर्मी हो गया या फिर सिविल सर्विसेज हो गया। डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी उसको भी काफ़ी एडवोकेट किया गया। कंपनीज के जो ट्रूप्स थे जो कि डिफरेंट रीजन्स, कास्ट ग्रुप्स और जो ट्राइब्स थे उनको कंबाइन कर दिया गया टू फॉर्म अ रेजिमेंट। अर्लियर क्या था, एक सिंगल रीजन के, एक सिंगल कास्ट ग्रुप के, एक सिंगल ट्राइब्स के, उनके ग्रुप्स को बनाया जाता था एज अ सोल्जर्स। अब उनको मिक्स कर दिया गया कि लोग अपोजिशन कर पाएंगे, एक दूसरे की बुराई के चक्कर में, उनको कंट्रोल करने के चक्कर में लोग बताएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यूनिटी नहीं हो पाएगी। आइडिया वाज दैट इफ वन कंपनी इज रिवोल्टेड अदर्स कुड बी यूज्ड टू सप्रेस इट, इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीजियस और द कास्ट ग्रुप और द ट्राइब्स डिफरेंसेस। इंडियन पीपल्स जो थे उनको सिंपली अगर देखें तो देयर वाज डिवाइडेड इनटू द मार्शियल एंड नॉन मार्शियल रेसेस। उनको डिसयूनिटी के बेसिस पे जो मार्शियल रेस थी उनको काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाने लगा था, बिकॉज उनकी स्ट्रॉन्ग बिल्ट होती थी। So, army used in India not only to maintain its dominion over India, but also used to extend the empire in the other parts of the world. और उनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे या फिर सेकेंड के टाइम पे भी इंडियन सोल्जर्स को यूज किया गया था। सो लेट्स कंक्लूड, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको फाइट करने के लिए भेजा जाता था ब्रिटिश एम्पायर जो कि आउटसाइड में थे, अफगानिस्तान, बर्मा अलॉन्ग विद अदर प्लेसेस। मैनी इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो इस चीज़ को प्रोटेस्ट भी करते थे कि वाई इंडियन सोल्जर्स को आप यूज़ कर रहे हैं विदाउट इंडियंस के कॉग्निजेंस और उनके बिना पूछे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी करते थे वो, लेकिन मोर और लेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको वो यूज़ करती थी हमारे रिसोर्सेज को, हमारे सोल्जर्स को। ड्यूरिंग द 1914 अगर हम देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके टाइम पे इवन गांधी जी ने भी काफ़ी अपोज कर रहे थे, कि लेटर ऑन उनको ये लगा था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इस टाइम स्ट्रगल कर रही है, अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे उनकी नीड्स के टाइम में, तो लेटर ऑन हमको कंसेशंस मिलेंगे, रिस्पाइट मिलेगा। लेकिन फाइनली ऐसा हुआ कुछ नहीं, और हुआ क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर। और नेक्स्ट सब टॉपिक सिविल सर्विसेज। इसको स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कंसिडर किया जाता है बिकॉज इसने काफ़ी हेल्प किया था फाउंडेशन को ले डाउन करने में, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से रन करवाने में। यहाँ पे भी यूरोपियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज देखने को मिलता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है सारी की सारी रिजर्व थी फॉर द यूरोपियंस पीपल। इसका रिक्रूटमेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि इंग्लैंड में होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एज है, एज भी काफ़ी कम थी, ड्यू टू विच इंडियंस जो थे बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ नंबर में ही अपियर हो पाते थे एग्जामिनेशंस में। देख लेते हैं वाई। एक तो एग्जामिनेशन इंग्लैंड में होता था और जो मीडियम है एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश,
और इंडियंस कैंडिडेट्स हैव टू लिव कम्प्लीटली इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट, वहाँ पे उनके पास स्टडी करना दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। एज जो थी इन दिस एग्जामिनेशन 23 ईयर्स थी इन द ईयर 1853, उसको और रिड्यूस कर दिया गया 21 ताकि इंडिया को कोई भी एडवांटेजेस ना मिले इंडियंस को, दैट इज वाई 1866 में 21 कर दिया गया और फर्दर रिड्यूस कर दिया गया इसको 19 इन द ईयर 1876। सो 53, 66, 1876। यूजली देखा जाता है कि इसको इंक्रीज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज इट इज बिकॉज ताकि इंडियंस को एक्सक्लूड किया जाए सिविल सर्विसेज में, बिकॉज अभी भी इंडियंस जो थे वो अपने हार्ड वर्क के थ्रू एंट्री कर रहे थे सिविल सर्विसेज में, ऑल्दो इट वाज वेरी माइन्यूल बट यस इट इज। यहाँ पे ये काफ़ी हार्ड हो जाता था इंडियंस के लिए कि अब वो compete कर पाए सक्सेसफुली अगेंस्ट द ब्रिटिश कैंडिडेट्स। फाइनली क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, इन्होंने प्रॉमिस किया कि जो इंडियंस हैं उनको भी इक्वालिटी दी जाएगी अपॉर्चुनिटी में इन ज्वाइनिंग दिस सर्विस, बट ये जो प्रोविज़न था ना जस्ट फॉर नेम सेक था, रियलिटी में इसका कोई भी लेना देना नहीं था, ठीक है। और सिंपली हम कहा जाए तो ये जो प्रोविज़न था कभी भी इफेक्ट में आया ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो सर्विस थी इसको मोनोपोलाइज किया गया बाय द ब्रिटिश और द यूरोपियंस। इनफैक्ट जो गवर्नर जनरल्स थे जो सजेस्ट करते थे कि जो इंडियंस हैं उनको कम्प्लीटली डिबार्ड किया जाए फ्रॉम दी हायर सर्विसेज, उनको कोई भी ऑफिशियल पोस्ट ना दी जाए किसी भी तरीके की। नाउ जो नेक्स्ट थे एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि नेशनलिज्म जो था वो अब इंक्रीज हो गया था स्लोली एंड ग्रेजुअली, लोगों को पता चल गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको डिनाई कर रहे हैं उनके बेसिक राइट्स। नाउ दे स्टार्टेड वांटिंग द रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज। स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं, देखते हैं। एजुकेटेड इंडियंस जो थे अब यहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन लेके जो इंग्लिश एजुकेशन लेके अब वो डिमांड करने लगे थे कि यहाँ पे एज इंक्रीज की जाए जो कि कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रही है ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन है उसका जो सेंटर है वो इंग्लैंड में भी हो और इंडिया में भी हो, सो दैट कन्वीनियंट रहे इंडियन पीपल्स के लिए कि वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और बेसिकली एग्जीक्यूट करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज में, वो अपना इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट में भी रखते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 1876 में ब्रिटिश लॉयर बीट हिज इंडियन सर्वेंट सो सीवियरली दैट जो सर्वेंट था इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंजरीज से उसकी डेथ हो गई, लेकिन यहाँ पे जो पनिशमेंट है जो डिस्क्रिमिनेशन है वो वॉज क्लियरली विजिबल। उसको सिर्फ 30 रुपीज़ का फाइन लगाया गया। इन केस अगर इंडियन होता तो उसका लिए जो पनिशमेंट होता दैट वाज क्वाइट सीवियर। तो अगेन यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी जो कि वो लोग बातों में बात कर रहे थे, इक्वालिटी वो कहीं से कहीं तक भी नहीं था। नाउ एजुकेटेड इंडियंस जो हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अब उनको ये पता चल गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे वर फॉलोड दी टू टाइप पॉलिसी, वन फॉर द यूरोपियंस एंड अनदर फॉर द इंडियंस, जहाँ पे इंडियंस के पास कोई भी राइट नहीं है। नेक्स्ट इज एल्बर्ट बिल इन द ईयर 1883 जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ रिबन इससे रिलेटेड है और सिंपल ये आता है कि रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द रिबन। सो इसमें क्या था, इसमें इंडियन जजेस जो हैं बेसिकली अब यूरोपियन सब्जेक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं अगर जो केस है उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन ये जो बिल था इसने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जनरेट किया यूरोपियंस में, इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज इन इंडिया की जो गवर्नमेंट है अब इतना उसके पास एक तरीके से वो हो गया कि उसको विड्रॉ करना पड़ा इस बिल को। और इन 1879 में न्यू सर्विस वॉज क्रिएटेड टू विच सम इंडियंस को रिक्रूट किया गया एवरी ईयर। हाउएवर जो सिलेक्शन था इसका ये कंपटीशन के बेसिस पे नहीं था, यहाँ पे सिर्फ अपर सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी जो थे जो कि लॉयल थे ब्रिटिश को वहाँ पे रखा गया। 1886 में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया। ओल्ड सिविल सर्विसेज कॉल्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज जो कि प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश मैन एक तरीके से देखा जाए तो मोनोपोलाइज कर लिया गया था। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हो गया एग्जाम्पल बंगाल सिविल सर्विसेज और प्रोफेशनल वर्क सच एज द एजुकेशन सर्विसेज। सो दिस टाइप ऑफ 3 सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें अब इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी क्लियरली विजिबल है। इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं अगर हम ब्रिटिश रूल के, दैट द डोमिनेशन बाय द ब्यूरोक्रेसी। इट इज़ बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने एम्पायर को फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कर पाए थे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक तरीके से स्टील फ्रेम का काम करती है। जो ब्यूरोक्रेट्स थे फेल दैट दे आर अबव द पीपल, इट इज़ बिकॉज जो टॉप पोजीशंस थी वो यही सारे लोग होल्ड करते थे और इंडियंस को अलाउड नहीं होता था।
Although some work harder, the basic idea was of ruling over the people and not working to promote the welfare. तो अगेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को फ़ायदा हो, और वेलफेयर ऑफ द इंडियंस का कोई भी ऑब्जेक्टिव या मोटिव नहीं था. ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स द इंडियन प्रिंसेस. 1857 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया थे, अब जो प्रिंसेस हैं काफ़ी सपोर्ट किया था उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में, तो उन्होंने अलायंस बनाना स्टार्ट कर दिया था. मैनी जागीरदार भी जो थे उनको भी स्टेटस को इंक्रीज करके उनको भी प्रिंसली स्टेट्स का प्रिंस बना दिया गया था. तो ऐसे करते करते 562 स्टेट्स हो गए थे दैट वाज रूल्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस. अब इसमें से अगर हम देखें सम वाज वेरी स्मॉल, जहाँ पे अगर हम एरिया है तो इट वाज ओनली कॉन्स्टिट्यूट द 1 स्क्वायर माइल and the population not exceeding the 100%. On the other hand, there are some areas that was quite large that constitute the thousands of hectares of square mile. Others like Kashmir and Hyderabad, which was as Britain itself. So in comparison to the areas, some are quite small and some are quite large. After 1857 जो इंडिया था वो टू पार्ट्स में डिवाइड था. एक तो ब्रिटिश इंडिया जो कि डायरेक्टली गवर्न कर रहा है ब्रिटिश, नेक्स्ट और सिंपली वो एरिया दैट वाज governed through the government of India, and next जो है that is by the princely states or the Indian states ruled by the Indian princes. 1858 जो रिलेशंस था इंडियन स्टेट्स का, अब वो भी ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था. कैसे, जो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि उन्होंने कुछ तरीके से कंसेशंस को ग्रांट किया था. ये क्या था कि अब कोई भी एनेक्सेशन नहीं होगा. सबऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रिटिश स्टेट्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये किस बेसिस पे होगा, ये बेसिस होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पैरामाउंटेंसी. अब इस पैरामाउंटेंसी में भी अगर हम देखें जो इंडियन रूलर्स की जो पावर्स और स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई थी, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ पैरामाउंट पावर एंड यू हैव टू सबमिट योर सेल्फ और ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आइदर द फॉरेन अफेयर्स, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में देनी होंगी. इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर रहे हो पैरामाउंटेंसी. तो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी की हम बात करें जो कि क्लियरली मेंशन थी इन द एक्ट ऑफ 1876 बाय विच क्वींस विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड इन इंपीरियल असेंबली. ओके, अब ये जो असेंबली और दरबार हुआ था, इसमें एक बहुत ही एक अनपॉपुलर थिंग क्या थी कि ये उस टाइम पे हो रहा था जब मोस्ट ऑफ द इंडिया फेस कर रहा था सीवियर फेमाइन लाइक सिचुएशंस, और इस एम्पायर दैट इज इस असेंबली को कंडक्ट करवाने के लिए, दरबार को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा रुपीज़ को स्पेंड किया जा रहा था. इन कंट्रास्ट कुछ इंडियंस जो थे वो फेमाइन से काफ़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि प्रोटेक्ट करें इंडियन स्टेट्स को इंटरनली भी, साथ ही साथ एक्सटर्नल डेंजर से, विच इन टर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उन्होंने दे दिया अनलिमिटेड पावर ताकि वो इंटरवीन भी कर पाए इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स. तो इस तरीके से पैरामाउंटेंसी एक्सेप्ट करने के बाद ईच एंड एवरी थिंग्स कम्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस कर सकते हैं. सक्सेशन इन द स्टेट जो है, अब इसको कौन अप्रूव करेगा, इसको भी अप्रूव करेगा ब्रिटिश मोनार्क और बाय द वायसराय. तो अगेन एन एलिमेंट ऑफ पैरामाउंटेंसी. गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, इनको इवन बैन कर दिया गया था फॉरेन ट्रेवलर्स बाय द इंडियन प्रिंसेस विदाउट हिज परमिशंस. तो लाइक कि हम अब गवर्न कर रहे हैं, कंपनी जो है उसका रोल नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्टली अब आप रिलेटेड हैं. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था नंबर ऑफ द ट्रूप्स जो कि एक इंडियन स्टेट के पास होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि ये लोग रिसेंटमेंट के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दे. तो ज़्यादा अगर आर्मी रहेगी, ट्रूप्स रहेगी तो ज़्यादा खतरा रहेगा. दैट इज़ वाई उनके सोल्जर्स को लिमिटेड कर दो, सो ये कोई थ्रेट पज ना कर पाए. ये जो ट्रूप्स थे दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, कि अगर कोई एक्सटर्नल आ जाता है इंडियन स्टेट्स को थ्रेट करने के लिए, इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स हैं वो काउंटर कर पाएंगे. यहाँ पे जो पीपल्स हैं बेसिकली जो ट्रैवलिंग और रिसाइडिंग इन अदर कंट्रीज, उनको एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता था ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. नेक्स्ट पॉइंट, जितना भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है स्टेट्स में, उसकी सारा कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में है. नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो ब्रिटिश है वो एक कंप्लीट कंट्रोल इंडियन प्रिंसेस के ऊपर बना पा रही है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द अबव मेंशन्ड रीजंस, और इस तरीके से इन्हें डिस्ट्रॉय किया था स्टेट्स की पावर को. नाउ जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में ऑटोनोमस नहीं है, उनके पास अपनी पावर नहीं है टू टेक डिसीजन. इस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो अब डेंजर
क्रिएट नहीं करेंगे ब्रिटिश रूल के लिए, इन कंट्रास्ट वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट हाउ दिस पैरामाउंटेंसी दैट इज द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, इसने हेल्प किया था इंडियन रूलर्स को। तो ये सेव फ्रॉम द एनेक्सेशंस, नाउ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको एनेक्स नहीं करेगी। तो अब ये जो फियर था कि पहले क्या था कि अगर आप अपोजिशन में हैं, अगर आप चैलेंज प्रोवाइड करवा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो वन और दी अनदर रीजन्स पे आपके जो टेरिटरीज है उसको एनेक्स कर लेंगे। नेक्स्ट, सेव फ्रॉम द इंटरनल कॉमन पीपल्स रिवॉल्ट इफ हैपन द ब्रिटिश प्रोवाइडेड एड इन केस एक्सटर्नल रिलेशंस तो ऑलरेडी अंडर में हैं ब्रिटिश के, लेकिन अगर इंटरनल रिवॉल्ट भी कभी हो जाता है, तो अगर कोई रेबेलियंस इंटरनल हो जाते हैं तो उसमें भी जो ब्रिटिश हैं वो आपको हेल्प करेगी सप्रेस करने में। साथ ही साथ जो प्रिंसेस ट्रीटेड देयर स्टेट्स एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी, और अब उनको क्या है सिर्फ अपनी फॉर्चून या फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट ही गाइड करना है, उनको कोई कंसर्न नहीं है वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो दे मेड नो एफर्ट्स टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द पीपल्स। साथ ही साथ उनकी जो लाइफ है बहुत ही ग्रेट लग्जरी में हो रही है। दे पेड लिटिल अटेंशन टू द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज सारी चीज़ें जो हैं ये कौन देख रहा है, दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश देख रही है, अब उनको कोई भी रिलेट नहीं है। समटाइम्स जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स का was so poor that the British government had to intervene. It is because कि जो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर से अंटल तक ठीक नहीं हो पाएगा तब तक इवन अगर कॉमन पीपल जो रिवॉल्ट करते हैं भले ही वो प्रिंसेस उसको कंसिडर ना करें, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए हो सकता है वो चैलेंज। दैट इज वाई जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करना पड़ता था। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके अंडर में जो कॉमन पीपल हैं उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्सन है इन कंपैरिजन टू दोज जहाँ पे जो ब्रिटिश डायरेक्टली एडमिनिस्टर स्टेट्स हैं उनके अंडर्स में। कंपेयरिंग पीपल्स कंडीशंस अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड रीजन्स, अब देख लेते हैं कि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेड रीजन्स है प्रॉपर वाइस चॉइस हैं और अब वहाँ पे चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं। साथ ही साथ ईच स्टेट डेवलप इट्स ओन सिस्टम्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मेंटेन दीज स्टेट्स टू डिवाइड द इंडियन पीपल्स, बिल्कुल। इन मैनी रिस्पेक्ट जो कंडीशन है पीपल की इन दी स्टेट्स वॉज मच वर्स देन द इंडियन स्टेट्स। अभी हमने देखा बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स और सिंपली उनका सेल्फ इंटरेस्ट गाइड होना चाहिए, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द कॉमन पीपल्स और फॉर देयर वेलफेयर। साथ ही साथ जो प्रिंसेस हैं दे गैदर टुगेदर फ्रीक्वेंटली इन दरबार्स, वेरियस एक्स्ट्रावेगेंजा में स्पेंड करते थे टू मेक देयर ऑस्टेंटियस डिस्प्ले, जितनी भी उनकी वेल्थ है, और रिसीव वेरियस टाइटल्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। सो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये दे बिकेम द लॉयल सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल्स बिकॉज वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते जा रहे थे अपने एग्जिस्टेंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। नेक्स्ट, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब ये पॉलिसी आई क्यों? इट इज़ बिकॉज टू रूल देम बाई एक्सप्लॉइटिंग द डिफरेंसेस अमंग्स देम। एक टाइम ये आया जब जो मुस्लिम हिंदू की यूनिटी थी अलॉन्ग विद द अदर्स वो काफ़ी इंक्रीज होती जा रही थी और ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि अगर ये यूनिटी इंक्रीज हुई तो मेरे लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए थ्रेट प्रेजेंस करेगी, बिकॉज यूनिटी सिंपली एक तरीके से सब लोग आपस में आके एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट में वॉइस रेज कर रहे हैं। सो ब्रिटिश सॉट टू स्ट्रेंथन देयर रूल ऑन द सपोर्ट ऑफ द प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने जो अपर सेक्शन टू अपर सेक्शंस प्रिंसेस और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको अपने अंडर में लिया बाई ग्रांटिंग वेरियस कंसेशंस टू द प्रिंसेस एंड द लैंडलॉर्ड्स दैट इज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू, और जो प्रिंसेस है उनको वेरियस दिस टाइप ऑफ कंसेशंस के हम आपके अगर इंटरनल रिवॉल्ट होता है तो उसमें हेल्प करेंगे अलॉन्ग विद द वेरियस अदर थिंग्स। सो British gave jobs to the son of the landlords and discriminated against the educated Indians. Although if we are talking about the education, so again it's a debatable topic. It is because जो Britishers जो थे they introduced education, पहले तो वो बहुत ज़्यादा delay कर रहे थे, they didn't interfere in the education system, existing education systems. Okay, but when they intervene, that too belongs to a certain section of the people or simply like जो प्रिंसेस और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हीं तक लिमिटेड था एंड फॉलोड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ओके, लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ इंडियंस जो थे वो एजुकेटेड अपने आप को जब उन्होंने करवाया और दैट इज द किया, बट उसके बाद भी उनको उसका बेनिफिट नहीं मिला। इट इज़ बिकॉज जो ब्रिटिश थे वो प्रेफर करते थे जॉब्स देना टू द सन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इट इज़ बिकॉज ताकि वो लोग लॉयल रह पाएँ और इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था एजुकेटेड इंडियंस को। तो यहाँ पे टू फ्रंट में एक दिख रहा है, एक तो यूरोपियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज की सारी हाई पोस्ट जो थी ऑफिशियल पोस्ट जो थी वो यूरोपियंस ही उसको होल्ड कर रहे थे, उसको मोनोपलाइज करके रखा था। दूसरी चीज़ जो फ्यू इंडियंस के लिए पोजीशन जो ओपन थी उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। सो ब्रिटिश जो थे वो
लैंडलॉर्ड्स को और उनके सन्स को प्रेफर करते थे। दे डिवाइडेड द इंडियन पीपल्स इनटू द पीपल ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड द पीपल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो एक वो लोग जो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में रह रहे हैं, एक वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रह रहे हैं। साथ ही साथ जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी यही सेम पॉलिसी थी। सो दे फ्यूल द ऑलरेडी एग्जिस्टेंट डिफरेंसेस। अब इंडिया में वेरियस कास्ट एंड डाइवर्सिटी काफ़ी हैं, सो देर आर फ्यू डिफरेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, बिलोंग्स टू द डिफरेंट कम्युनिटीज कास्ट, जो कि रीजन वाइज कुछ डिफरेंसेस थे। सो किस बेसिस पे थे? ऑन द कास्ट एंड द रिलीजन्स। ओके, बट उन्होंने ये रिफ्यूज किया कोई इंट्रोड्यूस करना सोशल रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। उनको पता था कि अगर सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करेंगे रिफॉर्म्स तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी सम कंसिडर देमसेल्फ अगेंस्ट एंड दे माइट रेज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो दे फॉलोड अ सिस्टमैटिक पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स आफ्टर द 1857 बिकॉज इस रिवॉल्ट में यूनिटी देखने को मिली थी, दैट इज वाई। सो अर्लियर मुस्लिम्स जो थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। लेटर ऑन एन एंटी मुस्लिम पॉलिसी वॉज रिवर्स। British government started favoring the upper class Muslims against the Hindus. Later they also encouraged the formation of parties based on the religion, that is जो मुस्लिम लीग हुआ। इस तरीके से जो नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में जो डिवाइड एंड रूल जो था उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज वो डिफ्रेंशिएट कर पाए थे मुस्लिम्स एंड हिंदूज में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है सोसाइटी का, वो दोनों को डिटैच कर दिया था सो दैट एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रगल ना बिल्ड हो पाए जहाँ पे दोनों लोग एक साथ आ पाए। नेक्स्ट पॉलिसी टूवर्ड्स दी अफगानिस्तान एंड बर्मा। तो फॉरेन पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखें तो बेसिकली वो पॉलिसी थी जो कि होम गवर्नमेंट में फॉलो होती थी, तो वही इंडिया में भी फॉलो होती थी। सो ब्रिटिश हमेशा से ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे इंडिया के, और इंडियन सोल्जर्स को यूज़ कर रहे थे इन देयर इंपीरियलिस्ट वॉर। मीन्स भले ही वो इंडिया में हैं लेकिन अपनी इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो इंडिया के रिसोर्सेज और सोल्जर्स को यूज़ कर रहे थे, और साथ ही साथ वो इंटरफेयर कर रहे थे इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। मीन्स उनको अपना कॉलोनियल एम्पायर को दो चीज़ें थी, एक तो एक्सटेंड करना था और दूसरी चीज़ जितना भी है उसको प्रोटेक्ट करना था। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आसपास के जो रीजन है उसमें उनका कंट्रोल बना रहे। तो रशियन एम्पायर बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे उसका जो एक्सपेंशन स्टार्ट होता है इन सेंट्रल एशिया इन द 19th सेंचुरी में। अब इसने काफ़ी एक तरीके से अलार्म क्रिएट कर दिया ब्रिटिश के लिए, कि ब्रिटिश को ये एप्रीहेंशन था कि अफगानिस्तान के थ्रू एंटर कर जाएंगे और हो सकता है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं। सो उनका इंक्रीज जो इन्फ्लुएंस हो रहा था अफगानिस्तान में उसको चेक करने के लिए एक तरीके से उन्होंने इंटरवीन किया। सो ब्रिटिश ने अपने ट्रूप्स को सेंड किया अफगानिस्तान में इन द ईयर 1839 और डिफीट किया वहाँ पे दोस्त मोहम्मद की आर्मी को, जो वहाँ पे एग्जिस्टेंट उस टाइम पे पावर होल्डर थे, और इंस्टॉल किया उनकी राइवल को थ्रोन पे। सून रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया और उनको दोस्त मोहम्मद की जो पोजीशन थी उसको रीस्टोर करना पड़ा। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक तरीके से ड्रॉबैक कहा जाता है अफगानिस्तान पॉलिसी, और काफ़ी एक तरीके से ये बहुत ही एक्सपेंडिचर जो था इसमें काफ़ी खर्च हुआ था, तो ये बहुत ही एक तरीके से डिजास्टर था ब्रिटिश के लिए। यहाँ पे ब्रिटिश को हैवी लॉसेस होते हैं, और उसके बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया था और वहाँ पे फिर पॉलिसी को फॉलो किया था, दैट इज द नॉन इंटरवेंशन, कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। इन 1878 जो ब्रिटिश था फिर उन्होंने अगेन ट्राई किया इन्वेट करने का अफगानिस्तान। दिस टाइम भी जो ब्रिटिश थे वो फेल्ड हो गए थे, एंड इनका जो रूल था इवन हैव देयर रेसिडेंट पोस्टेड देयर। ओके, they however succeed in gaining the control over the foreign policy of Afghanistan. So this time कुछ हद तक उनको बेनिफिट मिल गया था, कुछ हद तक वो नाउ इंटरवीन कर पा रहे थे जो भी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान की। और 40 ईयर लेटर द न्यू रूलर ऑफ अफगानिस्तान उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, and in 1921 succeeded in making country completely independent free from the British rule, जितना भी थोड़ा बहुत था उससे। ब्रिटिश जो थे दे ऑल्सो ट्राई टू स्टैब्लिश देयर कंट्रोल द ट्राइब्स जो कि इस रीजन में रहते थे बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो ट्राइबल एरियाज है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बफर की तरह एक्ट करेगा बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान। सो ये जो बाउंड्री लाइन थी बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान उसको एक डिमार्केट किया गया कि यहाँ पे इस तरीके से कि ये इंडिया की लाइन है और इसके आगे अफगानिस्तान की लाइन है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक तरीके से रेगुलर एक्सचेंज करती थी ट्रूप्स का इन दी बॉर्डर एरियाज, ताकि अगर कोई भी ट्राइबल रिवॉल्ट हो रहा है उस एरियाज में तो उसको सप्रेस किया जाए इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है दे कॉन्टिन्यू टू रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी, बिकॉज वो इंडिपेंडेंस रहना चाह रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस को असर्ट करना चाह रही थी, अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाह रही थी। अब ये जो फ्रंटियर एरियाज हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द पंजाब
और उन्होंने एक अपना प्रोविंसेस बनाया, दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। एक डेडिकेटली सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखा है इसका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का, और यहाँ से इसका एमर्जेंस होता है। तो यहाँ पे ट्राइब्स थे जो कि डिटैच थे और के सेपरेटेड थे फ्रॉम द पंजाब एरियाज, और उन्होंने अपना एक प्रोविंसेस को फॉर्म किया था, दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, दैट वाज एन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविंस। अब ब्रिटिश ने, ताकि वो इजिली मोबिलाइज कर पाए ट्रूप्स एंड अदर थिंग्स, उन्होंने स्टार्ट किया बिल्ड करना इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज रेलवेज एंड रोड्स टू ब्रिंग दिस एरियाज अंडर देयर इफेक्टिव कंट्रोल। लेकिन ऐसा वो हो नहीं पाया कि वो दे फेल टू डू सो, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सर्व नहीं हो पाया। इन 1824-26 जो ब्रिटिश ने, अब यहाँ पे बर्मा, ये अफगानिस्तान हमने देख लिया, अब यहाँ पे आ जाता है बर्मा, और रिकवर्ड किया आसाम को, जो कि एक था अंडर द बर्मीज किंग के अंडर में। ब्रिटिश ने एनेक्स किया सम बर्मीज टेरिटरी को, और वहाँ पे रेसिडेंट को पोस्ट किया। रेसिडेंट को पोस्ट करना मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरनल भी इंटरफेयर कर रहा है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन 1852 में बर्मा को अगेन इन्वेड किया, और जितने भी कोस्टल प्रोविंसेस थे बर्मा के उसको इंक्लूड कर लिया पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में। तो अपना एक्सपेंशन पॉलिसी उनकी कंटिन्यू रही थी। इन द मीन टाइम जो फ्रांस का जो इम्पीरियलिस्ट इन्फ्लुएंस था साउथ ईस्ट एशिया में, अब वो देखने को मिलता है। एक टाइम पे अर्लियर जो फ्रांस था, जो बेसिकली इंडिया के टाइम पे, तो वहाँ पे तो उन्होंने अच्छे खासे उसको हटा दिया था फ्रांच एम्पायर को, लेकिन यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जो फ्रांस था उसका प्रेजेंस अभी भी था। ओके, तो यहाँ पे इम्पीरियलिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में। इन 1880 में जो फ्रेंच था उन्होंने स्टैब्लिश किया था रूल ओवर इंडो चाइना, और अपना एरिया इंक्रीज करना चाह रहे थे, अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहे थे वो अपर बर्मा में भी, दैट इज जब वो बर्मीज किंग के अंडर में था। अब ये जो था, इसने अलार्म किया ब्रिटिश को कि एज अ ग्रोथ ऑफ द फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड दे आस्क्ड द बर्मीज किंग टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द बर्मास फॉरेन पॉलिसी। तो उनको लगा कि अगर यहाँ पे फ्रेंच आ गए तो अगेन काफ़ी ज़्यादा पावर स्ट्रगल हो जाएगा, दो पार्टीज आ जाएंगी। तो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया बर्मीज किंग को कि आप एक्सेप्ट करें हमारी सुजरैनिटी, और हमें जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक कंट्रोल दे दें। वी हैव डिसाइडेड आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ स्टेशन किया ब्रिटिश रेसिडेंट, उनकी जो कैपिटल थी दैट इज द मैनले। अब जब था, जो बर्मीज किंग था उन्होंने इसको रिफ्यूज़ल कर लिया, कि उनको वो नहीं था कि आप मेरी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे और जो रेसिडेंट है वो यहाँ पे रहेगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली जो ब्रिटिश था उनको गुस्सा आएगा, एंड डेफिनेटली दे ट्राई टू इन्वेड बर्मा, और ऐसा ही हुआ इन द ईयर 1885 में, और उन्होंने उसको एनेक्स किया। लेकिन यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था अभी भी कॉन्टिन्यूड रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि वो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल में रहें। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। आफ्टर 1857 अगर हम देखें, जो कंट्रोल ऑफ जो इंडिया का था वो किसको ट्रांसफर हो गया, दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका रोल बिल्कुल खत्म हो गया था, सारी की सारी जो चीज़ें थी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी। इन मैनी रिस्पेक्ट जो ब्रिटिश पॉलिसी थी बेसिकली आफ्टर 1857 वो काफ़ी वर्स हो गई। अगर हम कंपेयर करें उसको पहले से, जो ब्रिटिश रूलर्स थे दे थॉट दैट द रूल कुड बी मेंटेन बाय कीपिंग द इंडियाज बैकवर्ड। तब तक इंडिया जब तक बैकवर्ड रहेगा तभी तक वो रूल असर्ट कर पाएंगे, बिकॉज जो इंडियंस है वो क्वाइट ईजियर रहेगा उनके लिए कि सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स करके वो कंट्रोल कर पाएंगे। और वो कुछ सेक्शन को सपोर्ट करते थे जो कि उनके लिए काफ़ी लॉयल है, और बाकी डिस्क्रिमिनेट करते थे एजुकेटेड को, और ये यूरोपनाइजेशन ऑफ सर्विसेज में क्लियरली देखने को मिलता है। लेटर जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ द नेशनल जनरेशन हैज अराइज्ड, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स थे इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, सो अगेन तो दीज आर ऑल द थिंग्स। लेटर वेरियस सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और एंड ऑफ द नेशनल जनरेशन जो थी, एक तरीके से जो नेशनलिज्म थी दैट वाज क्वाइट इंक्रीजिंग, और फाइनली इट लीड्स टू द स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस, और एक तरीके से वो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो वी हैव डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ लेट्स ट्राई टू decode the question and answer given in this text book. These are quite important अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑप्शनल की, तो इट वॉज क्वाइट गुड कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अभी कौन कौन से हैं, व्हाट आर द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन कौन से चेंजेस थे जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, किस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी इंडिया को फ्रॉम ब्रिटेन आफ्टर द प्रोक्लेमेशंस ऑफ 1858। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वींस प्रोक्लेमेशंस का क्या क्या प्रोविजंस थे उसमें, और क्या क्या डिक्लेरेशंस थी। व्हाट प्रोमिसेस वर मेड टू द इंडियन पीपल्स इन द प्रोक्लेमेशन, तो सेम एक टाइप का क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें टैकल हो जाएंगी। इन व्हाट वे डिड द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल
चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो अर्लियर क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे उसमें कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन उसके बाद वेरियस डेवलपमेंट हुए थे तो अब कम्युनिकेशन गैप खत्म होता जा रहा था और सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था वो रिस्पॉन्सिबल किसको था, दैट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड नॉट टू द इंडियंस। तो वो सारी चीज़ें। What was the structure of the Viceroy's Executive Council? Traces growth and function from 1853 to 1892। तो इस तरीके से आप देखेंगे। Mention the changes in the local administration। Very important questions, very important questions। ये जो questions हैं और ये जो सब topics हैं ये लोग ignore कर जाते हैं, लेकिन most of the times ऐसा होता है कि ये directly ask कर लिए जाए। What are the main sources of revenue government? Quite easy questions। You have to distribute it between the central and provincial government। Ratio of European soldiers कितना change हुआ? हाउ वॉज द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल अप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी? अगेन कि बेसिकली पहले जो आर्मी में था एक तरीके से यूनिटी थी, अब जो आर्मी में था ताकि कंट्रोल करने के लिए अब डिफरेंट फैक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर एक फैक्शन रिवॉल्व कर देता है तो दूसरा फैक्शन उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। Why it is difficult for the Indians to enter the civil services? It is because 2-3 conditions थी कि एक तो एज थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, दूसरा जो सेंटर था दैट वाज इंग्लैंड, और बाकी डिस्क्रिमिनेशंस भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। इन वॉट वे डिड द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसेस चेंज आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858? तो हमने पैरामाउंटेंसी में देखा कौन कौन सी चेंजेस थे और कैसे उसने हेल्प किया ब्रिटिश दैट इज द इंडियन प्रिंसेस को कि वो फ्री फ्रॉम दी एनी टेंशन हो जाए। हाउ डिड द ब्रिटिश प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिवाइड एंड रूल में हम देख लेंगे। मेंशन द रीजंस बिहाइंड द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स द अफगानिस्तान एंड द बर्मा। तो दो थे, एक तो एक्सपेंशन करना, अपना एक्सपेंशन को कंटिन्यू करना, और दूसरा जो उनका इन्फ्लुएंस था कि जो अफगानिस्तान में तो रशियन इन्फ्लुएंस था और बर्मा में जो तो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था उसको काउंटर करना। बिकॉज अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो हो सकता है कि उनके इंडिया के जो एक कॉलोनियल एम्पायर है उसको impact पड़े। So these are the important things, and if you like this video please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe. And one more thing, the PDF of this lecture will be available in the Telegram channel, so please check the link in the description. And yeah, thank you.